सोचिए अगर आपने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कुछ सालों पहले किया होता और वही इन्वेस्टमेंट अमाउंट आगे चल के 1.5 करोड़ रुपए हो जाता, लेकिन फिर कुछ सालों बाद वो अमाउंट गिर के ओनली 20,000 रुपीज़ हो जाता। तो यही कहानी इंडिया के एक ऐसे स्टॉक की है जो 3 रुपए से 785 रुपए तक के गया और वापस लौट के ये 9 रुपए के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। ये सिर्फ एक स्टॉक नहीं, यह है वेल्थ डिस्ट्रैक्शन की सबसे डेंजरस कहानी जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से स्टॉक ने इस प्रकार का पंप एंड डंप किया है और यहाँ पे हर एक रिटेल ट्रेडर यहाँ पे फंसा हुआ है और आप आगे इस प्रकार के स्टॉक में ना फंसो तो आपको ये भी जर्नी पूरी देखना चाहिए। और आपको यहाँ पे एक ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इस प्रकार की जर्नी से बच सकते हैं और साथ ही इस स्टॉक में आगे चल के क्या टर्न अराउंड की स्टोरी की शुरुआत हो सकती है, क्या स्टॉक अब यहाँ से मल्टीबैगर रिटर्न देता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो पूरी स्टोरी बताऊंगा जो आगे चल के इस स्टॉक का फ्यूचर तय कर सकती है। तो स्वागत है दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार, स्वागत करता हूं आपका स्टॉक बिज में। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है आईपीओ से अर्ली क्रैश तक के। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे इंडिया बुल्स लिमिटेड का आईपीओ अगस्त 2011 में लॉन्च हुआ था। उस समय शेयर का प्राइस 48 रुपीज़ पे आया था और 48 रुपीज़ का प्राइस उस समय का इसका हाई और ओपन प्राइस सेम रहा था। फिर क्या हुआ कि असली खेल शुरू हुआ इसके लिस्टिंग के बाद में। जब लिस्ट हुआ स्टॉक तो एक महीने में ये शेयर का प्राइस गिर के सिर्फ 5 रुपये 15 पैसे तक के आ गया। और बात आती है यहाँ पे सितंबर 2011 में। तो सितंबर 2011 में इस शेयर का प्राइस 5 रुपये से गिर के 3 रुपये 5 पैसे तक के आ गया, यानी कि इस स्टॉक ने 3 रुपये का ऑल टाइम लो लगा दिया। यानी जिसने आईपीओ में पैसा लगाया था उसका मान सकते हैं तो 90% तक का पैसा खत्म हो गया। अब बात ये आती है कि जिस लोगों ने यहाँ पैसा लगाया होगा तो लगभग सभी लोग तो यहाँ से यानी मार्केट से एग्जिट कर गए होंगे और कुछ लोग ही बचे होंगे शायद जिन्होंने पोजीशन को होल्ड करके रखा होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ रियलिटी कुछ अलग भी आती है कि जो स्टॉक का प्राइस जिस समय 48 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था उसने 3 रुपये का लो लगा दिया। और अब यहाँ पे देखते हैं कि स्लो कमबैक स्टॉक में शुरुआत देखने को मिला। अब यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन आया सन 2012 से लेकर 2016 तक का जो टाइम था वो था इसका रिकवरी फेज का था और रिकवरी फेज की शुरुआत यहीं से शुरू होती है। अब यहाँ पे धीरे धीरे रिकवरी शुरू होती गई और 2012 से लेकर 2015 तक स्टॉक ने स्ट्रगल किया। स्टॉक एक समय ऐसा भी था कि 3 रुपये से आगे बढ़ के ये 30 रुपये और 32 रुपये की रेंज में गया और वहाँ पे कुछ समय तक अपना बिताने लगा। यानी कि ऐसा लग रहा था कि स्टॉक यहाँ से बेस बनाएगा और वापस से हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा, जो कि आईपीओ का इसका ओपनिंग प्राइस था जो था तकरीबन 48 रुपीज़ का। लेकिन फिर क्या हुआ कि जनवरी 2016 में वापस से स्टॉक के अंदर क्राइसिस आया और स्टॉक का प्राइस 32 रुपीज़ से गिर के 7.80 का लो बना दिया। यानी कि जिन लोगों ने यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट किया होगा कि स्टॉक में वापस से रिकवरी देखने को मिल सकती है, लेकिन बाद में उन्होंने पैनिक में आके अपनी पोजीशन को एग्जिट किया होगा और वहाँ पे अपना नुकसान बुक किया होगा। लेकिन साइकोलॉजी का एंगल ये कहता है कि इन्वेस्टर इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज थे। ये स्टॉक डीड है या कमबैक करेगा ये समझ में नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे शुरुआत होती है द बिग रैली की, मतलब कि यहाँ पे स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम देखने को मिला और फिर क्या हुआ, एंट्री होती है सबसे डेंजर फेज में। स्टॉक सन 2016 के बाद यहाँ पे एनबीएफसी सेक्टर के अंदर बूम आया और लोन बिजनेस तेजी से ग्रो हुआ। जब लोन बिजनेस तेजी से ग्रो हुआ तो इंडिया बुल्स को एग्रेसिव एक्सपांस उस समय कर रहा था और फिर क्या था, स्टॉक यहाँ पे रॉकेट बनना शुरू हुआ। स्टॉक का प्राइस जो 7 रुपये 80 पैसे पे आ गया था वो 7 से 10 गया, 10 से 50 गया। यानी कि जो आईपीओ का ओपनिंग प्राइस था वो 48 को बीट किया, 50 गया यानी, और 50 से 100, 100 से 300, 300 से 500 और 500 से चल के 785 तक के स्टॉक ने हाई लगा दिया। और सीधे सितंबर 2018 की बात करते हैं तो स्टॉक जो था वो 785 का हाई लगा चुका था। अब यहाँ पे गेम ओवर देखते हैं कि किस प्रकार से इस स्टॉक के अंदर गेम हुआ। यानी कि जो ट्रेडर थे जो फोमो में जिन्होंने बाइंग की कि उन्होंने स्टॉक का प्राइस देख लिया कि 3 रुपये से स्टॉक चल के 785 तक के जा चुका है, तो फोमो में आके अब रिटेल ट्रेडर की यहाँ पे एंट्री हुई। उन्होंने क्या किया तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि स्टॉक बाय करने से पहले
कि हर एक बबल का एंड होता है और वहीं से शुरुआत होती है डाउनफॉल की। अब 2018 में IL&FS क्राइसिस आया और पूरा NBFC सेक्टर में डर फैल गया, ग्रोथ पूरी की पूरी रुक गई और इंडिया बुल्स जैसे स्टॉक सबसे ज्यादा गिरे। अब बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी और ट्रस्ट का इशू यहाँ पे फेस करने में आया। कंपल्सरी रियल एस्टेट प्लस फाइनेंस दोनों में थी, क्योंकि यह कंपनी लोन प्रोवाइड करती थी, लोन बांटती थी और साथ ही यहाँ पे फाइनेंस का भी काम होता था। और इन्वेस्टर को समझ नहीं आ रहा था कि कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट हो गया और समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हमारा पैसा जो इस कंपनी के शेयर में लगाया है उसमें क्या होने वाला है। कॉम्प्लेक्स बिजनेस बराबर से लो ट्रस्ट। जब बिजनेस कॉम्प्लेक्स होता है तब यहाँ पे जो ट्रस्ट है यानी कि विश्वास है वो लो या कमजोर होता हुआ नजर आता है। अब बात आती है यहाँ पे लगातार लॉसेस और डेप्थ प्रेशर की। कंपनी लगातार लॉस में जाने लगी और उसके ऊपर डेप्थ का प्रेशर बनने लगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि प्रॉफिट नेगेटिव होता गया, डेप्थ बढ़ता गया और सेल्स ऑलमोस्ट खत्म ही समझो, यानी कि जो इसकी सेल्स हो रही थी वो खत्म होने लगी। क्योंकि NBFC क्राइसिस के बाद ये मान सकते हैं कि ओवरऑल सारा की सारा जो बिजनेस था वो खत्म होता हुआ नजर आने लगा। अब बात आती है यहाँ पे सन 2022 से लेकर 2023 में, तो यहाँ पे सेल्स जो थी वो लगभग जीरो ही हो गई थी। अब यहाँ बात आती है कॉर्पोरेट चेंजेस एंड कन्फ्यूजन की। कॉर्पोरेट चेंजेस एंड कन्फ्यूजन की बात करते हैं तो जो क्वार्टरली नंबर्स आने लगे वो ज़्यादा कन्फ्यूज करने लगे। उसके साथ ही कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में कंपनी का नाम चेंज हुआ, जो और ज़्यादा इसके लिए दिक्कत की बात बनी। नाम चेंज हुआ, मैनेजमेंट चेंज हुआ, नाम चेंज हो गए, यार डिजिटल धानी सर्विसेज हुई। और आगे चल के बात करते हैं इसमें सन 2025 में तो मर्जर की खबर सामने निकल के आई। जब मर्जर की खबर सामने निकल के आई तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। अब एक्चुअली बात क्या हुई जो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फाइनल क्राइसिस क्या हुआ, सन 2018 से लेकर 2024 का जो फेज था वो काफ़ी ज़्यादा उस यहाँ पे क्रिटिकल था और प्रॉब्लम वाला था। 785 से स्टॉक के अंदर गिरावट देखने में आई। स्टॉक 785 से 500 आया, 500 से 300, 300 से 200, 200 से 150 और 150 के बाद तो एक बार स्टॉक ने बाउंस बैक भी दिखाया जो वापस से 300 गया और 300 के बाद से स्टॉक के अंदर वापस से डाउनफॉल देखने को मिला और स्टॉक फिर यहीं पे नहीं रुका। स्टॉक 50 रुपये आया, 20 रुपये आया, 20 से 15, 15 से 10 और अभी देखते हैं तो स्टॉक ने मार्च 2024 में 6 रुपये 70 पैसे का लो बना दिया। मतलब कि यहाँ पे जिन लोगों ने पैसा लगाया था वो बुरी तरह से इस स्टॉक में फंस चुके थे। अब यहाँ पे एक्चुअली जो इन्वेस्टर होता है उनका दर्द क्या होता है। अब सोचो किसी ने स्टॉक अगर मान लो कि 700 रुपीज़ में बाय किया होता और यहाँ पे 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज वह इन्वेस्टमेंट अमाउंट बच के ओनली 40 या 50,000 के आसपास ही बचा होता। ये सिर्फ लॉस नहीं है, ये भरोसा टूटना भी है और इसी भरोसे के टूटने से कुछ लोग स्टॉक मार्केट पर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। और जहाँ एक बार भरोसा टूट जाता है तो वहाँ पे इन्वेस्टर भी बुरी तरह से टूट जाता है और वही बात यहाँ पे इंडिया बुल्स के केस में देखने को मिली। अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है 2025 में। 2025 की जो करंट स्थिति थी उसके अंदर कुछ बदलाव देखने में आए। यहाँ पे कंपनी का नाम चेंज हुआ और कंपनी नवंबर दिसंबर में कंपनी डिलिस्ट भी हुई। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आया। काफ़ी इन्वेस्टर इसके अंदर घबरा गए, डर गए कि उनके पास जो इस स्टॉक के होल्डिंग बची थी वो होल्डिंग अब उनके डीमैट अकाउंट में शो नहीं हो रही थी। मैंने इसके ऊपर पिछले भी काफ़ी वीडियोस बनाए हुए थे, उन वीडियो पे लोगों का इशू आ रहा था, डर का माहौल देखने को मिला। कई लोगों ने 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगाया था, किसी ने 50,000 का, किसी ने 10,000 का, तो किसी ने अपने कैपिटल के और रिस्क के आधार पे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था। किसी ने शेयर को 100 रुपीज़ पे बाय किया था, किसी ने 50 रुपये पे, किसी ने 20 पे, तो किसी ने 100 पे भी, 150 पे भी स्टॉक को बाय करके रखा था। लेकिन जब उनके कमेंट पढ़े तो कमेंट पढ़ के ये भी दुख हुआ कि लोगों का पैसा इस प्रकार से कंपनी में उलझा हुआ है, फंसा हुआ है। लेकिन मैंने हर एक मोमेंट पे स्टॉक से संबंधित जो भी जानकारी मिली वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट किया और टाइम टू टाइम लोगों को अवेयर किया कि आप पैनिक ना हो, डरिए, घबराइए नहीं, आपका पैसा डूबा नहीं है। कंपनी की वापस से रीलिस्टिंग होगी और वापस से आपका पैसा आपको डीमेट अकाउंट में शो होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में जो नेटवर्थ थी
लोगों की, वो तो स्टॉक में जो लोगों ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया था वो डर के मारे घबरा गए थे। लेकिन मैंने समय समय पे अपडेट किया, अवेयर किया कि आपको एक्चुअल करना क्या है। मैंने बताया था कि कंपनी ने नए शेयर इशू किए हैं, यारी सर्विस ने 200 करोड़ से ज़्यादा के नए शेयर लॉन्च करने की बात की थी, प्रॉपर डेटा था। और कंपनी के अंदर वापस से मर्जर डीमर्जर की जो प्रोसेस थी कि एक नई कंपनी वापस से लिस्ट होंगी और ये कंपनी में आपको शेयर वापस से क्रेडिट होते हुए नजर आएंगे। फिर बात है दिसंबर की, दिसंबर में सारा की सारा कंफ्यूजन दूर हुआ, इन्वेस्टर को उनके शेयर क्रेडिट हुए और क्रेडिट होने के बाद वापस से स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग होते हुए नजर आई। कुछ समय पहले तो ये कंपनी का शेयर GSM 4 स्टेज में पहुंच गया था, यानी कि शेयर के अंदर मंगलवार से मंगलवार ट्रेडिंग हो रही थी और इस बात से भी काफ़ी इन्वेस्टर डरे और घबराए हुए थे। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी आई कि जब कंपनी का नाम चेंज हुआ, यानी कि जब मर्जर के बाद याली सर्विसेज, धानी सर्विसेज और इंडिया बुल्स इंटरप्राइजेस, ये इनका नाम बदल के सिर्फ एक ही नाम बना जो था इंडिया बुल्स लिमिटेड। अब कंपनी की नेटवर्क की बात करते हैं तो पहले तो कंपनी लॉस में थी, घाटे में थी, लेकिन नेम बदलने के बाद यहाँ पे नेटवर्क इसकी पॉजिटिव शो हुई, प्रॉफिट आया, लेकिन प्रॉफिट इसका मोस्टली अदर इनकम से शो हुआ। प्रॉफिट इसका कैश फ्लो से नहीं आया जो इसका चिंता का विषय था, और यानी कि बिजनेस अभी भी इसका स्ट्रॉन्ग नहीं है और मिक्स्ड, इससे सिग्नल मिक्स्ड देखने को मिल रहा है, यानी कि मिक्स देखने को मिल रहा है, जो इसके लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। अब यहाँ पे टेक्निकल व्यू क्या कहता है, अब मैं आपको टेक्निकल चार्ट पे बताता हूँ, जैसे कि मैंने इसको पिछले वीडियो में भी कवर किया था। और टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं तो इसका शेयर प्राइस में 8 रुपये के आसपास में एक गैप जोन बना हुआ है जो अभी तक के फिल नहीं हुआ है। अब गैप जोन बनना है लेकिन फिल नहीं हुआ है, और मार्केट में अक्सर ऐसे गैप्स रिविजिट होते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम देखें पिछले कुछ गणना करते हैं स्टॉक की, तो जो गैप्स बना के स्टॉक ऊपर जाते हैं, लेकिन भविष्य में वो गैप्स फिल होते हुए भी नजर आए हैं और ये गैप रिविजिट होते हुए दिखाई दिया है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि स्टॉक उस जोन को रीटेस्ट कर सकता है, लेकिन कहीं से बाउंस भी बन सकता है। जिस प्रकार से अभी देखिए तो स्टॉक ने 8 रुपये 80 पैसे का लो बनाया था और वहां से बाउंस करके स्टॉक 10 रुपये 50 पैसे के आसपास जाता हुआ नजर आया। यानी बात ये आती है कि इस समय यहाँ पे रिस्क भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। अब यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि जो मैंने आपको ये पूरी स्टोरी बताई है इंडिया बुल्स इंटरप्राइजेस में, तो ये कहानी से क्या सीख मिलती है कि सिर्फ तेजी देख के स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए, फोमो में आके किसी भी स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए, बिजनेस को समझे बिना तो बिल्कुल भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और खास करके जो डेप्थ वाली कंपनीज होती है उनसे अक्सर सावधान रहना चाहिए। अगर मान लो किसी कंपनी के ऊपर डेप्थ है, कर्जा है, तो वो स्टॉक में आपका पैसा रिस्क में जा सकता है, उस स्टॉक में आपका पैसा डूब भी सकता है। और होप सबसे बड़ा ट्रैप होता है। अगर ऐसा लगता है कि स्टॉक 3 रुपये से आके 785 चले गया है और 785 से वापस अभी 6-7 रुपये में आ गया है, तो वापस से 785 जा सकता है, तो इस होप में हमेशा रिस्क ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से रिस्क से आपको अवेयर होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। जिस प्रकार से स्टॉक 3 रुपये से लेकर 785 तक के जाना कोई स्किल नहीं होती है, बल्कि 785 से लेके 9 रुपये तक के गिरना स्टॉक की सच्चाई होती है। तो ये दोस्तों, मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन पैसा बचाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। जो लोग मार्केट में पैसा बचा लेते हैं वही आगे चल के मार्केट में किंग बनते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग मार्केट में किंग बनो, पैसा को बचाओ, सही स्टॉक का चुनाव करो और सही आइडिया पे आप काम करो। अब यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि जिन लोगों ने इंडिया बुल्स के शेयर में पोजीशन बनाई है या जिन लोगों का अमाउंट यहाँ पे फंसा हुआ है उनको क्या करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अभी 8 रुपये का एक जोन है, हो सकता है स्टॉक यहाँ पे रिविजिट करे या यहीं से वापस से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से मार्केट की सिचुएशन बनी है, तो स्टॉक में अगर किसी भी तरह से बुलिश पैटर्न बनते हुए नजर आता है, चाहे तो यहाँ पे पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे सकता है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ नजर आ सकता है, या बुलिश हरामी पैटर्न बनता हुआ नजर आ सकता है, या ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आपको ये सिग्नल देखने को मिलेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे या मंथली टाइम फ्रेम पे, उतना स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ पे सिग्नल देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये पैटर्न देखने को मिलते हैं तो आप इस स्टॉक के अंदर एवरेजिंग की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही उस पैटर्न के नीचे पॉइंट का आप यहाँ पे एसएल के हिसाब से भी मैनेज कर सकते हैं। रिस्क रिवार्ड को आप अपने अनुसार मैनेज कर सकते हैं। और एक बार मैं आपको एज अ डिस्क्लेमर बता दूं कि यहाँ पे किसी भी तरह का बाय एंड सेल का
मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप यहाँ पे किसी स्टॉक को बाय और सेल करो, आपको यह किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के आधार पे आप स्टॉक को अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, चुन सकते हैं और समझदारी से आप यहाँ पे फैसला ले सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके यहाँ इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको पूरी एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी बताने वाला हूँ जहाँ पे भारत सरकार ने 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है और उस प्लान में ऐसे 11 कंपनीज के स्टॉक है जो आपको आगे चल के मोमेंटम देते हुए दिखाई दे सकते हैं। उन स्टॉक की पूरी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में पूरी डिटेल में जानकारी बताने वाला हूं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ताकि स्टॉक में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी और ऐसी अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। अगर आपका कोई भी केस है, अगर आपके कोई स्टॉक में पोजीशन है तो आप कमेंट करके मुझे मेंशन करें। मैं उस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस लेके आऊँगा और आपके लिए पूरी जानकारी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं अगले नए टॉपिक पे इसी चैनल पे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।